ये साइंस के 30 क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो घर्षण जो होता है ना, घर्षण की वजह से ही हम सड़क पर चल सकते हैं। जैसे कि हमारे जूते चप्पल में जो खांचे बने होते हैं, वे क्या करते हैं, घर्षण पैदा करते हैं। अगर वे खांचे नहीं होंगे, वो सपाट हो जाएंगे, तो हमारे जो स्लीपर होंगे वो स्लिप खाएंगे। अब बर्फ़ में घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, तो बर्फ़ में फिसलने की संभावना ज़्यादा ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होता है? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा या थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। जैसे नदी है, नदी से अगर वो समुद्र में आएगा तो समुद्र की धाराएं जो होती है नदी की तुलना में बहुत क्या होती है, तेज होती है। तो जब नदी से ये नाव समुद्र में आएगा तो नाव जो होता है थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा। लोहे की कील जो होती है, लोहे की कील जो होती है पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। लोहे का घनत्व जो होता है पानी में अधिक होता है, पारे में कम होता है। इसमें घनत्व का खेल होता है। ये जो घनत्व होता है, लोहे का घनत्व पानी में क्या होता है, अधिक होता है, इसी के लिए वह पानी में डूब जाती है, जबकि पारे में कम होता है, इसलिए पारे में वह तैरती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। आंसर नंबर भी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो उसका घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित। इसका अर्थ है कि घनत्व बदलता नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है। समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1/6 भाग। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का 1/6 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते, क्यों? तो मान लीजिए ये एक बर्फ का टुकड़ा है और ये एक बर्फ का टुकड़ा है। ये दोनों क्या है, टुकड़े हैं बर्फ के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको दबा रहा हूँ और यहाँ से दबा रहा हूँ। दोनों में मैं प्रेशर दे रहा हूँ। प्रेशर मतलब मैं दाब दे रहा हूँ यहाँ से। अब मैं ये दाब दूंगा तो बर्फ का क्या होता है, एक गलनांक होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होगा, जैसे मैं इसको प्रेशर करूंगा तो बर्फ आपस में चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे? क्योंकि इसका गलनांक जो होगा उस समय घट जाएगा। तो गलनांक घटने की वजह से बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इससे बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती, क्यों? क्योंकि जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु दाब। वायु दाब ऊपर में बहुत कम होता है। तो इसी की कमी की वजह से जो इसी की कमी की वजह से जो रिफिन होता है, ये एक रिफिन है मान लीजिए, इसकी नोक है, तो यहाँ तक जो होता है रिफिन भरा होता है, आपने कभी देखा होगा। और ये हिस्सा खाली रहता है, कुछ हिस्सा, और इस हिस्से में क्या होता है, ये दाब होता है। अगर इस पेन को हम ऊपर लेके जाएंगे हवाई जहाज में, तो इससे क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा। और वायु दाब कम होने की वजह से इसमें जो दाब रहता है ये हट जाएगा। तो ये हट जाएगा तो इसका रास्ता साफ होने की वजह से स्याही निकल जाती है, या तो यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से निकलेगी। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, वायु दाब की कमी के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब की कमी के कारण।
ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों? मैंने आपको बताया ऊंचाई पर, अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होता है? वायु दाब। जो वायु दाब होता है वो बहुत कम होता है, तो इसी की कमी से पानी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से पानी जल्दी उबल जाता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर उबल जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का वायु दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का वायु दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम क्या होगा। तूफान आने की संभावना, या तूफान आएगा ही आएगा। मान लीजिए जैसे कुछ ये वायु दाब मापी यंत्र है कुछ, अब इसकी रीडिंग यहाँ है, ये रीडिंग यहाँ आ जाती है नीचे में एकदम अचानक से, तो क्या होगा? तो तूफान आएगा, यही कहा गया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू पर समझाया है कि ये एक बर्तन है, मान लीजिए। अब इसे मैं गर्म कर रहा हूँ और इसमें पानी रखा हुआ है। ये बर्तन अभी खाली है, मतलब ये अब इस बर्तन में पानी है। अब इसको मैं ढक देता हूँ, तो ढकने से क्या होगा? ये पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मैंने इसे ढक दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? वायु दाब, इसका दाब बढ़ जाएगा। इसका दाब जो होगा, प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है। तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर भी उबलने लगता है, इसी के लिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा एक रबर का बलून है जो हाइड्रोजन से भरा हुआ है। हाइड्रोजन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। मैंने आपको बताया था ऊपर क्या होता है? वायु दाब बहुत कम होती है, तो वायु दाब कम होने की वजह से ये गुब्बारा जो होता है वो फट जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ये डी, वायु दाब घट जाता है। वायु दाब ऊपर घट जाता है, जिससे गुब्बारा, इसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, ये फट जाती है उसके संपर्क में आते ही। ये अगला क्वेश्चन, सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सर्जन किस कारण होता है? सर्जन को उत्पन्न भी बोल सकते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन नाभिकीय संलयन के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगी, स्टैटिक ऊर्जा। स्टैटिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही स्टैटिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें चाबी जो है घड़ी में भरी जाती है, तो एक स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है, उत्पन्न होती है, तो उसी के कारण वो स्टैटिक ऊर्जा का उदाहरण है। जब, अभी अगला क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में स्टैटिक ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि जो गद्दा है हमारे वजह से, हमारी स्थिति और आकार के वजह से वह थोड़ा सा दब जाता है, तो वो एक स्टैटिक ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन, किसमें गतिज ऊर्जा होती है? अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब इसमें बोला है गतिज ऊर्जा नहीं है, तो नहीं है तो ये खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष जो हो जाएगा ये स्थैतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि हम धनुष को जब खींचते हैं और उसमें तीर, और वो तीर रहता है ना, तो उसको खींचते हैं तो वो एक स्थिति पैदा करता है वहाँ पर, वो एक स्टैटिक ऊर्जा में आ जाए। और ये बहता हुआ पानी जो है, ये पानी बह रहा है, तो बहते समय वो धारा लगती है, तो वो एक धारा की वो गति होती है, तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। आज चलती हुए गोली, हमने गोली दागी तो गोली जाएगी, दूर तक जाएगी, तो वो उसकी गति है, गोली की क्या है? गति है, इसलिए वो गतिज ऊर्जा में आए।
चलता हुआ हथौड़ा। अब कोई हथौड़ा है, हमने उस हथौड़े को ऐसे चलाया, तो ये इसकी गति है, तो ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। का आंसर नंबर बी हो जाए। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सर्जन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। सर्जन मतलब उत्पन्न, इसको हम सीधे सीधे समझा जा सकता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो ये सापेक्ष संरक्षण के नियम का पालन करती है। सापेक्ष संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है। जैसे कोई साइकिल चलाता है और ऐसे मोड़ है तो थोड़ा सा झुक जाता है। वो झुकता क्यों है? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र बल बना रहा है, इसके वजह से वह गिरेगा नहीं। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा वो। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगाया जाता है। इसका आंसर नंबर ए हो जाए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जैसे चंदा मामा है, ठीक है, ये चंदा मामा है, मान लीजिए यहाँ का एक पत्थर हम पृथ्वी पर ले आते हैं। अब पृथ्वी गोल है भैया, इसमें हम ले आए एक पत्थर। अब इसका हम वजन करेंगे तो इसका वजन जो होगा वो बदल जाएगा। यहाँ समझ लीजिए उसका वजन 2 केजी है। 2 केजी, तो यहाँ पर 2 केजी से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है शायद। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? अब ये एक लिफ्ट है और यहाँ पर कुछ लगा होता है, ऊपर नीचे ले जाती है इसे। अब इस लिफ्ट में कुछ लोग हैं। अब ये जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब हमें भार ज़्यादा महसूस होता है, और लिफ्ट अगर वहीं नीचे आती है तो हमें भार कम महसूस होता है। आपने कभी महसूस किया होगा, लिफ्ट में बैठे होंगे, गए होंगे तो इसका आंसर नंबर, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तब व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या होता है, जब लिफ्ट जो है नीचे आती है। जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उस व्यक्ति को अपना भार क्या लगता है, कम लगने लगता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। लोलक की काल विधि, टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाए, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक होती है ना, लोलक की टाइम पीरियड जो होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। सुस्त मतलब थोड़ी धीमी चलने लगती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में वो जो होती है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाए। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पासो अनुपात। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये समझा जाए तो जैसे ये पार्श्व हो गया, पार्श्व बट्टे
अनुदय इजिकल टू जो हो जाएगा पार्श्व। तो ऐसे याद कर सकते हैं। पार्श्व विकृति बट्टे, ये बट्टे हो गया। अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पासों कहा जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो ये जो होता है सतही तनाव के दौरान, सतही या पृष्ठ तनाव भी बोल सकते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अब जैसे बारिश होती है, बारिश होती है तो आपने गौर किया होगा, ये बारिश जब गिरती है, धरती में गिरती है, ज़मीन में, तो गोल, हमें गोल दिखती है, ऐसे गोल। ये आती है ऐसे और ये गोल हो जाती है। ये गोल क्यों होती है? सतही तनाव के कारण या तो पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ पृष्ठ तनाव का भी ऑप्शन दे सकता है।